हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस डिस्कशन में जहां हम पिछले महीने की इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो न्यूज़ में थी उसी रिवाइज करेंगे। तो चलिए आज कुछ स्कीम्स रिवाइज करते हैं, पर उनसे पहले ज़रा ये तस्वीर देखिए। इन तस्वीरों को देख के आपको क्या पता लग रहा है? एक रेलगाड़ी, एक बच्चा, कोई पढ़ रहा है। क्या इससे हम स्कीम रिवाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे आज की स्कीम जो आपको तस्वीर देख के याद हो जाए। पहली बात, यहाँ आपको आसमान दिख रहा है। आसमान में चलो एक फ्लाइट उड़ रही है। पहली स्कीम जो है वो इससे रिलेटेड है, इसका नाम है उड़ान। उड़ान स्कीम किससे संबंधित है पता है आपको? उड़ान का मतलब होता है उड़े देश का आम नागरिक। ये जो आम नागरिक है ये किसी तरह इस आसमान तक उड़ पाए, इस स्कीम का नाम है उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम कई तरीकों से लॉन्च हुई, उड़ान के अलग अलग राउंड हुए। अब उड़ान में किसानों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरी स्कीम जो हम याद करेंगे वो है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। जो रेलवेज, जो ये पुरानी सी रेलवेज है ना, इसको अपग्रेड करने पे कोशिश करेगी। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट स्कीम जो आज पढ़ेंगे वो है प्रधानमंत्री सौभाग्य स्कीम। अब ये घर देखिए, ये झोपड़ी देखिए और ये घर देखिए, इन दोनों में एक फ़र्क है। यहाँ पर आपको देखिए कच्ची सी झोपड़ी है, शायद बिजली ना हो। यहाँ इनके घर में बिजली की व्यवस्था है। तो जो सौभाग्य स्कीम है वो यही काम कर रही है कि कैसे इलेक्ट्रीफाई किया जाए, यानी प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना। उसके बाद अगली स्कीम है उज्ज्वला। अब ये महिला बेचारी यहाँ इस चूल्हे पे खाना बना रही है, बच्चा यहाँ बना रहा है, इसको बदल कर एक गैस की सप्लाई, वो काम किस में हुआ है? उज्ज्वला स्कीम में। और इसके बाद जो ट्रेन चल रही है ना, इसके लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम है। और क्योंकि यहाँ पर जैसे कोयला, लकड़ी, तो बायोगैस वाली बात हो गई, इसके लिए एक स्कीम है जिसका नाम है सतत स्कीम। और क्योंकि बच्चा है, बच्चा पढ़ के आगे भी जाएगा, तो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, उच्चतर शिक्षा हासिल करेगा, तो हायर एजुकेशन के लिए कहाँ जाएगा? किसी यूनिवर्सिटी में जाएगा। क्योंकि बच्चा पढ़ रहा है तो इसके लिए एक प्रधानमंत्री ऊषा स्कीम है, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसके अंदर चेंजेस किए गए हैं। पहले ये रूसा के नाम से थी, अभी ये पीएम ऊषा के नाम से कहलाती है। और जब इतना कुछ हो ही रहा है तो इनके आसपास का जो माहौल है, इतना धुआं उठ रहा है, इसको ध्यान में रखने के लिए हमें कोई स्कीम ऐसी भी तो चाहिए जो हमारी प्रकृति का ध्यान रखे। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक अक्रॉस स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की है, अक्रॉस, जिसका काम ये है कि हमारे आसपास की जो वातावरण है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है और उसकी जो क्लाइमेट की रिसर्च मॉडलिंग है, उसके ऊपर काम करती है। एंड फाइनली ये बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, इनके लिए भी एक नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP है, हम वो भी जानेंगे। और फाइनली जो एक यहाँ पर कोई आपको दिख रहा है आर्टिसन, इसके लिए भी एक योजना है PM विश्वकर्मा योजना। अब देखिए हमने ये सब थोड़ी तस्वीर देखने में 2 मिनट गुजार दिए, लेकिन हमें इसका फायदा बहुत आगे मिलेगा, आपको ये इमेज सब कुछ याद हो जाएगा। पहली स्कीम आज हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम है उड़ान, यानी उड़े देश का आम नागरिक। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्कीम थी। इस बच्चे को, ऐसे लोगों को आसमान में उड़ान पहुंचाने की थ्रू फ्लाइट। इसके लिए लगभग 70 एयरपोर्ट्स को कनेक्ट किया गया और जो सीट्स थी उनको कैप किया गया। अगर 1 घंटे की फ्लाइट है तो 2500 से ऊपर की आप फ्लाइट का चार्ज नहीं ले। इसके अंदर धीरे धीरे कई राउंड हुए, अभी 5 राउंड तक हो चुके हैं उड़ान स्कीम के, जिसमें अलग अलग रीजन्स में एयरपोर्ट्स को फैलाया गया। अब क्या बात हुई है, उड़ान स्कीम के अंदर दिक्कत थोड़ी सी ये देखी गई है कि आपने बहुत सारे एयरपोर्ट्स बना दिए, पर 2500 रुपये ये बेचारे अफोर्ड कहाँ कर पाएंगे। तो कई सारे एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहां आपने रीजनल कनेक्टिविटी के तहत उड़ान स्कीम के अंतर्गत एयरपोर्ट बना दिए, लेकिन 16 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल अनयूज्ड हैं। 74 में से 16 बिल्कुल भी काम में नहीं आ रहे। तो उड़े देश का आम नागरिक स्कीम क्या है? ऐसे लोगों को आसमान तक उड़ाने की, यानी उनको उड़ाने की नहीं भाई, प्लेन से उड़ाने की ये स्कीम, जिसमें बहुत सफलता भी देखी भारत में। एयरपोर्ट का नेटवर्क बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हुआ और इसके अंदर एक जो ऐसी इलाके हैं जहाँ पर से नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो गया जो थोड़ा उतना कनेक्टेड नहीं है, तो वहाँ के जो लोग ऑपरेट करते हैं एयरलाइंस, उनको वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाती है कि भाई अगर आपके पास जो आप ऑपरेट करें उसमें लॉसेस होंगे तो गवर्नमेंट उसका सपोर्ट करेगी। अब जो हमें पता होना चाहिए उड़ान स्कीम किस चीज़ के लिए थी। उड़ान स्कीम का नाम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान स्कीम की मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। किससे रिलेटेड है ये आपको याद हो गया होगा। जैसे मैंने बोला अलग अलग राउंड हुए, पहले हमने टायर 1 सिटीज़ को टायर 2 से जोड़ा, फिर टायर 2 को और एक्सटेंड किया, अभी हमने उड़ान को किसान उड़ान तक पहुंचा दिया है, किसान उड़ान 2.2, जहां पर कोशिश है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एयरपोर्ट का उसका इस्तेमाल करके हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को भी ऊपर उड़ाएं और इजीली वो लोगों तक पहुंच सके। तो ये लोगों का जो एग्रीकल्चर आउटपुट है ये भी किसी तरह इस फ्लाइट के साथ ऊपर जा पाए। तो ये एग्रीकल्चर उड़ान की बात हो गई, जहाँ पे एयरपोर्ट के चार्जेस लगते हैं अगर आप एयरपोर्ट पर जाएं तो। इस स्कीम के अंतर्गत आपको वो चार्जेस कई जगह पर नहीं देने पड़ेंगे, ये एक सक्सेस की बात है उड़ान 2.0 में। इसी तरह उड़ान 5.1 एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत मान लो कोई इलाके हैं जहाँ फ्लाइट नहीं हो सकती, बहुत डिसोलेटेड है, तो वहाँ पे जहाँ हेलीकॉप्टर्स यूज़ किए जा सकते हैं उसके लिए उड़ान 5.1 स्कीम है।
उड़ान, उड़ान 2.2, उड़ान 5.1 आपको पता लगेगा। आप बोलोगे 5 क्या है, तो अलग अलग राउंड है, एक राउंड में कितने किलोमीटर, दूसरे राउंड में एक्सटेंड किया गया, एयरपोर्ट बढ़ाया गया, इस तरह इसको बढ़ाया गया। आपसे इतनी टेक्निकलिटीज़ में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो इसलिए कौन सी मिनिस्ट्री है, कब ये लॉन्च हुआ, ये आपको पता ज़रूर होना चाहिए। अगली स्कीम देखते हैं, सौभाग्य स्कीम। अब वो बेचारी जो ये लोग यहाँ खाना बना रहे हैं, इस चूल्हे पे खाना नहीं बना रहे, तो ऐसे ही किसी लकड़ी पे खाना बना रहे हैं, तो इनके लिए है सौभाग्य स्कीम। सौभाग्य स्कीम के अंदर ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं सभी लोग हैं इनके घरों में बिजली हो, यानी इस झोपड़ी से इस झोपड़ी तक पहुँच पाए। और सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत हमने कोशिश की थी कि पूरे भारत के सभी गाँव को इलेक्ट्रीफाई किया जाए, और ये लगभग सफलतापूर्वक हो भी गया। और अभी हाल ही में जो यूनियन मिनिस्ट्री है और पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि भाई क्या हालत है सौभाग्य स्कीम की। तो सौभाग्य स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना। ऑलरेडी हमने लगभग सारे गाँव को इलेक्ट्रीफाई कर दिया अभी तक। इसके लिए 4 करोड़ हाउस होल्ड जो अभी तक अनइलेक्ट्रीफाइड थे, जहाँ बिजली की सुविधा नहीं थी, उन सब तक बिजली की सुविधा पहुँच चुकी है। इसके अंतर्गत बात की गई थी कि आपको जो गरीब BPL कस्टमर्स हैं उनको फ्री में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा, और बाकी लोगों से 500 रुपये लिए जाते थे, जो बाद में उनके बिजली बिल के साथ एडजस्ट हो जाते थे, जो फीस होती थी। तो ये था प्रधानमंत्री सौभाग्य स्कीम। अगली स्कीम पे आते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये योजना असल में बात करती है, ये जो लोग खाना जिस पे बना रहे हैं लकड़ी पे, तो इसको एक कनेक्टेड गैस चूल्हे की सुविधा दी जाए, ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च की गई थी। लेकिन समस्या ये आ रही है कि अब जो लोगों को फ्री में गैस का कनेक्शन दिया गया था, वो लोग दोबारा सिलेंडर को रिफिल नहीं करा रहे। वो इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि जेंडर रिलेटेड इश्यूज़ हैं और एक्सेसिबिलिटी नहीं है, और इजीली उनको लकड़ी मिल जाती है, तो सोचते हैं क्यों सिलेंडर इतना महंगा लें, जब हमको लकड़ी आसानी से मिल रही है, उससे खाना बना लेंगे। तो इसलिए लोग ज़्यादातर जो है अब उस चीज़ को रिफिल नहीं करा रही। गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम की समस्या हो सकती है, प्रॉब्लम की समस्या नहीं, समस्या का कारण हो सकता है, सॉरी। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना असल में क्या है कि जो लोग चूल्हे पर या ऐसी जगहों पर खाना बनाते हैं, उससे धुआं काफ़ी फैलता है, तो उससे जो स्पेसिफिकली महिलाएं हैं, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता था। तो इस स्थिति से बचाने के लिए उनको एक तरह से आप ये इस तरह की चूल्हे से निकाल कर एक कनेक्शन वाला गैस सप्लाई दे रहे थे। लेकिन दिक्कत ये है कि एक तो पैसे नहीं बचते और रिफिल भी महंगा है, प्लस जेंडर रिलेटेड समस्याएं हैं, उनको एक्सेस नहीं मिलता, और प्लस उन्हें लगता है क्यों ना भाई लकड़ी आसपास पड़ी है, इसी से जलाकर खाना बना लिया जाए। अवेयरनेस की भी कमी है। इस चक्कर में जिस सफलतापूर्वक जितना ये फैला था कनेक्शन, ये जो एक पूरे देश भर में गैस सिलेंडर सबको मुहैया कराए गए थे लगभग, वो अब आगे रिफिल होने में समस्या झेल रहा है। ठीक है, अगली स्कीम बात करती है अमृत भारत स्टेशन स्कीम की। जो हमारी पिक्चर में ट्रेन थी ना, उसको आगे ले जाते हैं। अब इस ट्रेन को डेवलप करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, हमें सिर्फ ट्रेन पे फोकस नहीं करना, हमें ट्रेन के ऊपर, स्टेशन के ऊपर और पैसेंजर की एमिनिटीज़ के ऊपर, इन सब के ऊपर फोकस करना है कि ज़्यादा स्टेशन एक्सेसिबल रहे, अलग अलग वर्क के लिए साफ़ रहे। क्योंकि ये याद रखिए, रेलवेज़ ना पहले एक तरह का उपकार हुआ करता था कि भैया एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं। अब जो है वो बेसिक सर्विस है, तो उसकी सर्विस डिलीवरी में सुधार करना बहुत आवश्यक है। तो इसी अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत 1275 स्टेशंस विल बी रीडेवलप्ड एंड मेड मोर एक्सेसिबल। बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी, बेहतर स्टेशंस की डेवलपमेंट होगी। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत हर स्टेशन पे सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। एग्जीक्यूटिव लाउंजिंग होंगे, बिजनेस मीटिंग स्टेशन पे हो पाए, इसके ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा जैसे एयरपोर्ट पे लॉन्जेस होते हैं या बिजनेस मीटिंग भी वहाँ हो जाती है। ऐसा कुछ सुविधाएं हमें रेलवे से भी करना को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो यही शुरू किया गया है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत, जिसमें मास्टर प्लान्स बनाए गए हैं। फेज वाइज मैनर में रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जाएगा, उनके आसपास के एरियाज़ को भी, और उन्हें भी नए डेवलप्ड सिस्टम और सोसाइटी के साथ पूरी तरह से इको फ्रेंडली तरीके से एडवांस बनाया जाएगा इन अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अगली स्कीम जो है वो सतत स्कीम है। सतत स्कीम का मतलब होता है अब पीछे जाते हैं, ज़रा बताइए मुझे, अमृत भारत स्टेशन स्कीम किस मंत्रालय के अंदर आएगी? निश्चित रूप से रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर आएगी, रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर ही ये स्कीम्स लॉन्च की गई है। ठीक है, मिनिस्ट्री हमेशा याद रहनी चाहिए। तो 1275 रेलवे स्टेशन अपग्रेड किए जाएंगे इन अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अगली स्कीम जो है वो बात करती है सतत स्कीम के बारे में। अब भाई सतत स्कीम क्या है? सतत स्कीम में हमारा फोकस है किस चीज़ के ऊपर कि हम एक तीर से दो शिकार करें। एक तो जब हम पेट्रोल खरीदते हैं बहुत महंगा पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, बहुत सारे डॉलर्स लगते हैं, प्लस हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका भी नुकसान होता है, उसको भी हम यूज़ नहीं कर पाते। तो इस स्कीम के अंतर्गत सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम, इसका नाम है सतत स्कीम, जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के द्वारा लॉन्च की गई थी। इसके तहत कोशिश ये की जा रही है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बोला जाए कि आप कॉम्प्रेस्ड बायोगैस का इस्तेमाल करें। इसके थ्रू आप जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट बनाते हैं, उनको एक अल्टरनेट दें कि वो केवल एक के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। तो इसमें हम यूज़ करेंगे कि जो
कंप्रेस्ड बायो गैस है, वेस्ट या फिर बायोमास मैनेजमेंट से जो हमें मिलती है, काऊ डंग या शुगर केन, या फिर जो म्यूनिसिपैलिटी का जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको जब हम ट्रीट करते हैं तो जो हमें मिलेगा उससे हम एज एन अल्टरनेटिव क्रिएट करें फॉर पेट्रोलियम। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस की स्कीम है सतत, क्या नाम है इसका, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, ताकि ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ती हो और जो हमारा जो मैनेजमेंट हम करते हैं वेस्ट वाटर की, या जो हमारे पास अधिकाधिक मात्रा में वेस्ट होता है उसका इस्तेमाल करते हुए एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाए, सतत स्कीम। आगे अब देखिए, जब वो बच्चा वहाँ बैठा था कभी स्कूल जाएगा तो कैसे जाएगा, बस उसके लिए बस भी होनी चाहिए। अब बसेस जमाने से चलती रही तो नई स्कीम आई है ई बस स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत 10,000 ई बसेस चलेंगी पीपीपी मॉडल के तहत, यानी आप इलेक्ट्रिक बसेस चलाएंगे और ये 10 साल के लिए इसमें सपोर्ट दिया जाएगा। 3 लाख से ऊपर जो सिटीज़ हैं उनको इसके अंतर्गत सहूलियत दी गई है। ये 10,000 बसेस रन होंगी 169 सिटीज़ में और सारी इलेक्ट्रिक बसेस होंगी, जिससे पोल्यूशन भी कम होगा और जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वो भी लोगों के पास हो पाएगी। तो एक अच्छा स्टेप है ये पीएम ई बस सेवा। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा समझिए, इसको वो इंटरनेट वाली बस सेवा मत समझ लेना। आगे एक इंपॉर्टेंट स्कीम हमने देखा था, वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा था अपनी इस फोटो में जिसकी जो कुछ कलाबाजी सा कर रहा था। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो ट्रेडिशनल ट्रेड करते हैं, ट्रेडिशनल क्राफ्ट में इन्वॉल्व है, उनके लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना स्टार्ट हुई है। तो 18 जो ट्रेडिशनल हमारे क्राफ्ट्समैन हैं उनको सहूलियत, उनको सहारा देने के लिए 13,000 करोड़ की आउटले वाली ये स्कीम लॉन्च हुई है, जिसके अंदर जो आर्टिसंस हैं, जो क्राफ्टमैन हैं, उनको एक सर्टिफिकेट ID कार्ड दिया जाएगा, उनको अपस्किल किया जाएगा, उनको फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो बेहतर तरीके से एक डिजिटल ट्रांजैक्शन भी कर पाए, डिजिटली अपग्रेड भी हो पाए और प्लस जो उनका काम है उसमें उनको और एनहांस किया जाए, प्लस फाइनेंशियल एड दी जाए ताकि बेहतर तरीके से वो ग्रो कर पाए। जो 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं वो आपको यहाँ दिख सकते हैं, कारपेंटर, बूट मेकर, आर्मर, मेसन, बार्बर, गार्लैंड मेकर, लॉक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, पॉटर, स्कल्पचर और कॉबलर, इन सभी के लिए, फिशिंग नेट मेकर, इन सभी के लिए ये सुविधाएं दी गई है। प्लस ये प्राइमरी रूप से अगर आप देखो ना, ये कहाँ पे डिपेंडेंट है, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहते हैं, गाँव के इलाकों में ज़्यादा रहते हैं। तो उनको ये सपोर्ट मिलने से उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। एक बड़ा तबका इंडिया का ऐसे कार्यों में संलिप्त है, जैसे वॉशरमैन हो गए, गार्लैंड मेकर हो गए, ये MSMEs की तरह ऑपरेट करते हैं, इंडिपेंडेंट MSMEs की तरह। किसी एक व्यक्ति ने अगर कोई एक बड़ी दुकान खोली है मालाओं की, तो कई लोग उनमें आकर मालाकार जो होते हैं, जो उनमें उनको सपोर्ट करेंगे, उनके साथ काम करेंगे, तो वो एक छोटा मोटा एक इंडस्ट्रियल सेटअप खुद का क्रिएट हो जाता है माइक्रो लेवल पे, तो उसको भी सहूलियत मिलेगी, वो भी अपग्रेड हो पाएंगे। तो ये है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत 13,000 करोड़ का जो आउटले है वो दिया गया है। इसमें जो आर्टिसन क्राफ्टमैन होंगे उनको एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा फॉर्मली, कि आपको सर्टिफिकेट मिला, एक ID कार्ड मिला, आपकी क्या स्किल्स हैं, क्या क्या आपने कॉन्ट्रीब्यूशंस किया है, ताकि आपको बाद में अगर आप चाहो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर कहीं ओपनिंग मिली या ऑर्गेनाइज सेक्टर में कहीं आप पार्ट बनना चाहें तो वहाँ बहुत हेल्प होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ट्रेडिशनल आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन के लिए, रूरल और अर्बन इंडिया के, इसलिए ये स्कीम बहुत महत्वपूर्ण है, विश्वकर्मा स्कीम। अगली स्कीम आते हैं, वो बच्चा जो मेरी तस्वीर में पढ़ रहा था वो आगे कैसे बढ़ेगा, तो उसके लिए उसको उच्चतर शिक्षा चाहिए होगी। तो PM ऊषा योजना की बात यहाँ पर आती है, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत। पहले इसको रूसा नाम से जाना जाता था, 2013 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी रूसा नाम से, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अब इसका नाम हो गया PM ऊषा, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। तो हायर एजुकेशन के ऊपर फोकस है, 13,000 करोड़ का आउटले है। इसके अंदर अभी जो स्कीम न्यूज़ में है इसलिए रही है कि 3 स्टेट्स ने, केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल ने, जिन्होंने एक MOU साइन किया है एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ, ताकि जो 13,000 करोड़ का आउटले है अगले 3 साल में, उसमें फ्लैगशिप में ये जो इनके हायर एजुकेशन स्कूल्स हैं इनको और सपोर्ट दिया जाएगा। तो नॉर्मली क्या है ना, PM ऊषा के अंतर्गत इसमें करिकुलम, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सबके ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया है और स्टेट इंस्टीट्यूशंस को विशेष सहायता दी जाएगी, उनको एक विशेष फाइनेंशियल एड दी जाएगी जो हायर एजुकेशन में संलिप्त है, ताकि उनकी क्वालिटी बढ़े, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़े और उनमें पूरा डेवलपमेंट हो। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत ये स्कीम और ज़्यादा स्ट्रांगली पुश की जा रही है, PM ऊषा योजना। याद रखिए, इसको पहले रूसा के नाम से जानते थे, अब इसका नाम PM ऊषा हो चुका है। इसमें जो 35 यूनिवर्सिटी है ना स्टेट रन, उनको स्पेसिफिकली 100 करोड़ पर यूनिवर्सिटी का सपोर्ट भी मिलेगा। 100 करोड़ का सपोर्ट 35 यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाएगा ताकि वो ग्रो कर पाए। और फोकस किया है इसके अंदर कि जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से कोई ग्रस्त एरिया है या जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के इंस्टीट्यूशंस अगर हैं तो उनको और पुश किया जाए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है जहाँ इंडिया के सुदूर के इलाकों को भी और हायर एजुकेशन में जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है उनको भी डेवलप किया जाए। मॉडल ऐसा 90-10 का कहीं कहीं इसके अंदर मॉडल है, कहीं 60-40 और कहीं पर 100% भी फाइनेंसिंग की सुविधा दी जा रही है। तो ये PM ऊषा स्कीम किसके लिए है? हायर एजुकेशन की, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हमने शिक्षा अचीव कर ली तो भाई अब आसपास
वातावरण में तो देखोगे तो इसके लिए हमारा अक्रॉस स्कीम है। अक्रॉस मतलब एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज स्कीम, जो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की, जो काम करती है एटमॉस्फेरिक साइंस प्रोग्राम्स के ऊपर, ताकि जो वेदर और क्लाइमेट रिलेटेड चीज़ें हैं उसको बेहतर तरीके से हम जान सकें, समझ सकें। अब मेरा आपसे एक सवाल है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम? आप मुझे इसका जवाब कमेंट में बताइए। जब तक वीडियो खत्म होगा मैं इसके बारे में आपको पक्का बता दूंगा। आई होप आपको पता होगा, जरूर लिखिए कमेंट में, याद करिए क्या इसका आंसर हो सकता है। आगे जो इस स्कीम में देख ली, अगला जो स्कीम का ऑप्शन है वो हमारा है NSAP यानी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। बात ये की गई है कि CAG ने बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है उसने कई सारे जो फंड है ना NSAP से निकाल के अपने दूसरे इनिशिएटिव्स में लगा दिए। अब देखिए NSAP में वो लोग हैं जो मान लो एजेड लोग हैं, विडोज़ हैं, डिजेबल्ड लोग हैं, गरीब फैमिलीज हैं, उनके जो किसी की डेथ हो गई या कोई पॉवर्टी लाइन से नीचे, उनकी सपोर्ट के लिए होती है, तो या छोटी मोटी पेंशन हो गई या इस तरह का सपोर्ट दिया जाता है। तो इनको नेग्लेक्ट करके जो प्राइमरी फोकस है वो कहीं और किया जा रहा है रूरल मिनिस्ट्री द्वारा, तो इस पर भारी क्रिटिसिज्म उनका किया गया है, जो बिल्कुल जस्टिफाइड है। और बहुत ज़रूरत है कि NSAP को इंडिया और ज़्यादा स्ट्रेंथन करे। NSAP के अंदर क्या होता है, एक सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर प्रोग्राम है जो एक बड़ा तबका एजेड पॉपुलेशन का, विडोज़ का, डिजेबल्ड का, उनको सपोर्ट करेगा। तो ये भी एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो इस तरह की स्कीम्स को और ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत है, rather than उनकी फंडिंग कम करने की। अब जो एक और स्कीम हम डिस्कस करेंगे वो है प्रधानमंत्री PM जीवन योजना। याद रखिए ये वो जीवन नहीं है। जीवन योजना असल में एक स्कीम भी थी, कुछ समय पहले लॉन्च की थी 2015 में गवर्नमेंट ने। तो प्रधानमंत्री ज्योति जीवन योजना वो जो थी वो आपका असल में हेल्थ इंश्योरेंस, एक तरह से एक्सीडेंटल कवरेज देती थी। डेथ अगर हो जाए किसी की तो 2 लाख रुपए मिलते थे, और आई थिंक 250 रुपये या 450 रुपये उसका पर ईयर प्रीमियम होता था। ये है अलग स्कीम है, ये है प्रधानमंत्री जीवन योजना यानी जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। इसके तहत जो बायो एथेनॉल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हमें पता है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अब गाड़ियाँ भी आ रही हैं, उनमें हम बायो एथेनॉल यूज़ करने वाले हैं पेट्रोल के साथ ब्लेंड करके। तो इसके लिए अलग अलग सेक्टर होते हैं, जनरेशन होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। अब यहाँ जो बात है वो सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्रोजेक्ट की हो रही है। अब बताओ पहले जनरेशन क्या होते हैं। देखिए आमतौर पे क्या होता है, जो बायोमास आप बना रहे हो, बायोगैस, आप बायो एथेनॉल कुछ बना रहे हो, तो किस चीज़ से बना रहे हो फ्यूल? पहले आप या तो एडिबल बायोमास से बनाओ, यानी शुगर बीट, शुगर केन या फिर कॉर्न या वीट ऐसे से बनाया जिसको इंसान खा सकता है। तो ये अगर कहीं और शिफ्ट हो रहा है तो जो इंसानों के लिए या मवेशियों के लिए जो चीज़ खाने के लिए है उसको आप डाइवर्ट करोगे। लेकिन जब और डेवलप होते हो आप सेकंड जनरेशन में जाते हो जहाँ नॉन एडिबल बायोमास यूज़ होता है, वुड, स्ट्रॉ, ग्रास, वेस्ट। इसके बाद थर्ड में आप एल्गल बायोमास पे जाते हो, और चौथे में तो आप बिल्कुल सोलर टू फ्यूल और इंजीनियर्ड एल्गल गैसिफिकेशन करते हो। यानी हर लेवल पे आप और ज़्यादा इसको बेहतर तरीके से कैसे डेवलप किया जा सके बायोफ्यूल्स, इसके ऊपर काम करते। तो एक तो फॉसिल फ्यूल जो आप यूज़ कर रहे हो उसको आपको कम करना है, प्लस आप बायोफ्यूल्स में यूज़ करना चाहते हो या तो ब्लेंडिंग करके रिप्लेस करके। तो किस स्टेज पर होगा, आप किस चीज़ का इस्तेमाल करो बायोफ्यूल बनाने के लिए, वो होती है जनरेशन। अभी हम हालांकि सेकंड जनरेशन में फोकस करें, मगर जल्दी हम थर्ड जनरेशन पे भी पहुंच जाएंगे जहां हम अलगल बायोमास का यूज़ करेंगे टू क्रिएट बायोफ्यूल्स। तो जो सेकंड जनरेशन आपके एथेनॉल प्रोजेक्ट्स हैं जो बायोमास का इस्तेमाल करते हैं, अदर रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स का इस्तेमाल करके आप बायोएथेनॉल बनाते हो, उसको सहायता प्रोवाइड करने के लिए PM जीवन योजना यानी जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष योजना निवारण योजना दी गई है, जिसमें 150 करोड़ का पर प्रोजेक्ट सपोर्ट दिया जाएगा और 15 करोड़ डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स के लिए भी दिए जाएंगे। तो एक अच्छी स्कीम है ताकि हमारा फोसल फ्यूल का बजट भी कम हो, प्लस हम और ज़्यादा बेहतर स्कीम्स की तरफ भी जाएं। और ये जनरेशन से प्लस जो स्कीम है इसके बारे में आपको यहाँ पता लगता है, बायो एथेनॉल प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये फोकस कर रहे हैं, बायोमास और क्रॉप रेसिड्यूज के ऊपर फोकस करते हुए। अब बात आती है, मेरा जो आपसे सवाल था CSS सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में। तो देखिए जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है ना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये पूरी तरह से जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंडिंग करती है, और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें वो पार्शली फंडेड होता है। कुछ का अलग अलग फॉर्मूला होता है, कुछ स्टेट के साथ 60-40, कुछ के साथ 50-40, कुछ स्कीम्स 90-10 के हिसाब से भी चलती है। तो याद रखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम इज कंप्लीटली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आर नॉट कंप्लीटली फंडेड, दे आर पार्शली फंडेड। उसमें दोनों के बीच में विभाजन होता है। तो ये हो गई आज की स्कीम्स आपने जो पढ़ी। बायोमास के लिए आपकी PM कौन सी योजना है, ये जीवन योजना, तो JEE वाली नहीं, GIVN वाली जीवन योजना। दोबारा इन बच्चों पे आते हैं, तो इन सब के लिए कौन कौन सी स्कीम हुई बच्चे के लिए? PM ऊषा स्कीम क्या है,
इनके लिए NSAP क्या है, सौभाग्य स्कीम क्या है, ठीक है। आपको इस तस्वीर से सब कुछ पता चलाना चाहिए। उड़ान स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री अमृत स्टेशन स्कीम क्या है, कितने स्टेशन को फोकस किया गया है, इस एक तस्वीर से आप सब रिवाइज कर सकते हैं। तो ये था आज आपका वीडियो स्कीम्स के ऊपर। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS। हैव अ नाइस डे।